पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास एक चार्ज हो, लेट्स से क्यू, और एक टेस्ट चार्ज हो, लेट्स से क्यू, और उनके दरमियान डिस्टेंस हम डिनोट करें आर के साथ, तो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्सेस ऑफ रिपल्जन है उसको हम इंडिकेट करते हैं क्यू 4πε0 आर स्क्वायर और एक पोजीशन वेक्टर के साथ। ये पोजीशन वेक्टर ये बताता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में है। और इसी तरीके से हमने ये भी देखा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने देखना हो इस टेस्ट चार्ज इस पॉइंट पे, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो रिजल्टेंट फील्ड है हमारे पास वो आ जाती है क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर ए आर। अब हम फर्दर लेट्स से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यहाँ पे एक रेडियस है, लेट्स से एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, और हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर जाना है, और बेसिकली ये जो एंगल है दैट इज़ थीटा एंड दिस इज़ कॉल्ड फाई, और ये जो लेंथ है दिस इज़ आर ए, दिस लेंथ इज़ आर बी, और बेसिकली दिस लेंथ जो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी एल इज इक्वल्स टू ए आर, आई थिंक कैपिटल आर होगा, डी ऑफ आर प्लस आर डी थीटा एंड डी थीटा प्लस r sine of theta d phi, और I think that's a capital R, और ये भी capital R, let's say it's RA। अब हमारा जो बेसिकली मकसद है यहाँ पे, हमने एक लाइन इंटीग्रल को एवेलुएट करना है। मैं इस ज्योमेट्री को दोबारा से ड्रा करता हूँ कि हमारे पास आर ए और दैट इज आर बी, और हमने इस लाइन के अक्रॉस एक लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। यानी हमने इस लाइन के अक्रॉस ई डॉट डी एल लेट्स से हमने कैलकुलेट करना है। तो ई हमने अभी यहाँ पे देखा था कि ई हमारे पास बेसिकली ये गिवन है और डी एल ये गिवन है, तो हमने सिर्फ इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। यानी हमने बेसिकली करना ये है कि ई डॉट डी एल ए टू बी इज इक्वल्स टू ए बी 1/4πε0 क्यू आर स्क्वायर ए आर डॉट टी एल की वैल्यू भी हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दैट इज ए आर टी आर प्लस
आर डी थीटा and that is a theta plus r sine of theta d phi and that is a phi. तो जब डॉट प्रोडक्ट होगा सिर्फ ए आर बच जाएगा और ए बी 1/ε0 हमारे पास जो रिजल्टेंट है क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे जो बेसिकली जो इंटीग्रल है वो बेसिकली आर पे रह जाएगा. अच्छा, ये कंफ्यूज नहीं कीजिएगा क्योंकि जो अब बुक में फॉलो कर रहा हूँ वो डी आर लेता है और जो हमने पहले कन्वेंशन ली थी वो डी आर कर रहा था. तो ये आर इज इक्वल टू आर, तो ये कंफ्यूज नहीं कीजिएगा. अब मैं अगर आर की जगह ये आर लिख दूँ तो दैट्स द सेम थिंग. इसको हम फर्दर देखते हैं कि बेसिकली सब चीज़ें जो हैं यहाँ पे ये कांस्टेंट है. तो हमारे पास जो इंटीग्रल बच जाएगा वो हो जाएगा क्यू अपॉन 4πε0 और माइनस 1/r और क्योंकि हमने बेसिकली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है और ये हमें लेंथ पता है आर बी है, ये लेंथ आर ए है. तो जो इंटीग्रल की जो लिमिट्स थी वो आर ए और बी हो गई. यहाँ पे भी जो लिमिट्स हैं वो आर ए आर बी होंगी, आर ए और आर बी होंगी. तो अपर लिमिट इज आर बी एंड लोअर लिमिट इज आर ए. तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आ जाएगा ई डॉट डी एल आर बी आर ए इज इक्वल्स टू 1/4πε0 q r a minus q r b. इस रिजल्ट पे हम फर्दर थोड़ी सी डिस्कशन देखते हैं कि हमारे पास जो लाइन इंटीग्रल है हमारे पास ज्योमेट्री थी कुछ इस तरीके से कि हम एक पॉइंट से स्पेसिफिक आर ए एक पॉइंट से बेसिकली हमारे पास जो ज्योमेट्री थी वो जिस तरह से थी एक्स वाई एंड जी, दैट इज एक्स वाई एंड जी. और हमने कहा था कि ये आर ए है एक पॉइंट और एक पॉइंट है आर बी और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये एक लाइन इंटीग्रल हमने लेना है यानी ई डॉट डी एल आर ए से आर बी तक हमने लेना था और वो हमने देखा है कि हमारे पास उसका रिजल्ट आ रहा है 1/4πε0 and q r a minus q r b. अब इसी तरीके से अगर ये हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास ये एक क्लोज्ड पाथ होता, यानी अब तो पाथ जो है हमारे पास सिंपली आर ए से आर बी है. अब हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो पाथ है वो बेसिकली एक क्लोज पाथ है, यानी एक एग्जांपल क्लोज पाथ की ये है और वो कुछ किसी भी तरह का पाथ हो सकता है, लेकिन क्लोज पाथ एक इस तरह का भी क्लोज पाथ हो सकता है. लेट्स अज्यूम कि हमारे पास क्लोज पाथ है यानी आर ए से स्टार्ट हो रहा है और हम जो इंटीग्रल की लिमिट है लोअर लिमिट आर ए है और घूम के भी आर ए पे आ रहे हैं तो अपर लिमिट भी आर ए है.
यानी अगर मैं इसको फर्दर इस तरीके से देखूं कि हम एक क्लोज्ड पाथ इंटीग्रल ले रहे हैं, तो उस केस में देखें, अब यहाँ पे आर बी है, जब यहाँ पे आर बी की जगह आर ए हो जाएगा तो हमारे पास जो रिजल्टेंट ई डॉट डी एल बचेगा वो हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि अब क्लोज्ड पाथ के जो हमने देखा है कि हमारे पास अगर एक स्पेसिफिक पॉइंट था यानी ए से बी तक, तो उसका रिजल्टेंट ये निकल रहा था। अब हमने यहाँ पे आर बी की जगह आर ए लिख देंगे तो ये सब सेम है, ये कट जाएगा और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ज़ीरो आ जाएगा। यानी अगर हम क्लोज्ड पाथ में देखेंगे ये इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल जो अभी हमने एवेलुएट किया है, ये हो जाएगा ज़ीरो। अब इस इंटीग्रल को हम अगर फर्दर देखें कि हमारे पास अभी हमने देखा है कि जो ई डॉट डी एल है वो है इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी ई डॉट डी एल हमारे पास इज इक्वल टू ज़ीरो है। इसी तरीके से हमें एक चीज़ स्टोक्स थ्योरम से ये भी पता है कि अगर हमारे पास ए डॉट डी एल इज इक्वल टू ज़ीरो, तो उस इंटीग्रल को हम रिप्लेस ए डॉट डी एल एक क्लोज्ड पाथ में हो तो हम उसको जो है रिप्लेस कर सकते हैं एक सरफेस इंटीग्रल, एक कर्ल के सरफेस इंटीग्रल से। तो इसी तरह से हम जो है यहाँ पे इस चीज़ पे स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो जो स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करेंगे हमारे पास जो ई डॉट डी एल है वो इक्वल हो जाएगा डेल क्रॉस ई के, क्योंकि ए की जगह अब ई है, डॉट डी एस एस, ये जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया है दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। और हमने ये भी देखा है कि हम जो जिस क्लोज्ड पाथ के अलोंग हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, हम अज्यूम करते हैं कि ई फील्ड बेसिकली कांस्टेंट है, जैसे हम गॉस लॉ कैलकुलेट करते हुए कैलकुलेट करते थे कि ई फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। तो और ये जो भी चीज़ है, यानी लेट्स से ए जो है, लेट्स से ये वेक्टर बी के इक्वल है, लेट्स से कुछ भी बी है, तो बी डॉट डी एस के इक्वल है और दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। इसके ज़ीरो होने से हम ये कह सकते हैं, फर्दर ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो बी है फर्दर दैट इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी जो डेल क्रॉस ई है वो इज इक्वल टू ज़ीरो है। इसका मतलब है कि जो ई फील्ड है, हमने जो ई फील्ड ली थी वो उसका कर्ल इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कर्ल ऑफ ई फील्ड इज ज़ीरो। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि हमने अभी देखा है कि डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू ज़ीरो, तो बेसिकली ये इम्प्लाई करता है कि जो कर्ल ऑफ ई फील्ड इज ज़ीरो। अब अगर मैं एक चार्ज के बजाय डिफरेंट चार्ज हूँ, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि ई जो है मेरा वो फर्दर
डिफरेंट ई फील्ड्स पे कंसिस्ट कर रहा है। तो अगर मैं इसको कर लूँ यहाँ पे डेल क्रॉस ई, तो मैं दोनों साइडों पे ही कर लूँगा। और बेसिकली ये लीनियर है, तो ये ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा एज इट इज डेल क्रॉस ई टू डेल क्रॉस ई एन। तो इस रिजल्ट पे हम थोड़ी देर बाद आते हैं, ये रिजल्ट पे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ हम ये देखते हैं कि हमने ये देखा है एलिमेंट्री क्लासेस में कि अगर हमारे पास ये एक कोई हिल है और यहाँ पे एक कोई पत्थर है, हम इसको रोल करके फोर्स लगा रहे हैं और ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस डायरेक्शन में। तो हमें एक क्वांटिटी का पता है कि हम बेसिकली इस पे वर्क कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं वर्क करूँगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फोर्स अप्लाई करूँगा, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और जब ये जो मेरी फोर्स अप्लाई करने के बाद जो मैंने वर्क किया है इसमें, यहाँ पे इस पॉइंट पे एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखूँ, जो वर्क डन है वो इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी जो वर्क डन है दैट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और ये जो वर्क डन है वो इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी अगर मैं W देखूं तो दैट इज F डॉट D यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट कर रहा है, और इसको हमने फर्दर देखा है कि हम कॉज ऑफ थीटा से इंडिकेट करते हैं। अब ये वर्क हमने देखा है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव इस तब होगा जब फोर्स अप्लाई करने से डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो, यानी अगर इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा ये पॉजिटिव होगा, अदरवाइज अगर डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ये नेगेटिव होगा। और लेट्स से कि हमारे पास एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें बेसिकली जो फोर्स है वो डिस्टेंस के हिसाब से चेंज हो रही है, यानी एक्स के हिसाब से चेंज हो रही है। तो जो वर्क डन है टोटल, यानी एक अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं तो ये डिस्टेंस के हिसाब से चेंज हो रही है। तो उस केस में जो टोटल वर्क डन है वो हम कैलकुलेट करते हैं बेसिकली F डॉट टी एल से, और इंटीग्रेट कर लेते हैं उसको A से B तक। तो ये मेरे पास टोटल वर्क डन आ जाता है। इसी तरीके से अगर हम इसको फर्दर लेके चलें, अगर मैं दो चार्जेस की बात करूं, अच्छा मेरे पास एक चार्ज है Q, ठीक है, और एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, दोनों पॉजिटिव हैं, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो R है और ये पॉइंट है P। अब अगर मैं यहाँ पे
बेसिकली इनके दौरान जो फोर्स है वो मुझे पता है कि इनके दौरान फोर्स जो है वो F1 F2 पे एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, दैट इज इक्वल टू Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन आर स्क्वायर, और उसकी डायरेक्शन इस ए आर से इंडिकेट हो रही है। अब अगर मैं बेसिकली इस चार्ज को मैं ऐसी जगह से लेके आऊँ, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इन्फिनिटी से इसको लेके आऊँ इस पॉइंट तक, तो बेसिकली मैं अब ये देखें, ये जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो इस डायरेक्शन में होगी, एक फोर्स अप्लाई हो रही है। यानी अगर मैं इसको यूँ देखूँ कि ये जो है F12 है फोर्स, ठीक है, और मैं इसी तरह से अगर इसी पॉइंट पे P पॉइंट पे इसी Q2 को, अब लेट्स अज्यूम कि Q2 यहाँ पे नहीं है, इस पॉइंट पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन मुझे इस पॉइंट पे इस फोर्स का पता है कि ये फोर्स अगर Q2 होता तो ये फोर्स होती, ठीक है, और मैं इस Q2 को इन्फिनिटी से, यानी एक मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्ट है इन्फिनिटी, यानी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, किसी एक रेफरेंस पॉइंट से मैं लेकर आता हूँ और इस पॉइंट तक लेकर आता हूँ, यानी मैं इसको यहाँ से लेकर आता हूँ और इस पॉइंट पे लेकर आता हूँ। तो चूँकि ये एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, यानी ये एक फोर्स अप्लाई है, यहाँ पे इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ रिपल्जन है, और मैं क्या कर रहा हूँ कि इन दोनों को करीब ला रहा हूँ, फर्दर करीब ला रहा हूँ, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं और इनके दरमियान एक फोर्स एग्जिस्ट करती है जो कि फोर्स ऑफ रिपल्जन है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। तो एक फोर्स के अगेंस्ट मैं मूवमेंट करा रहा हूँ, और मूवमेंट किस तरीके से करा रहा हूँ कि मैं एक और फोर्स लगा रहा हूँ जो कि फोर्स इसके इक्वल है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, यानी इसके अपोजिट है। अगर मैं इसको कहूँ तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, F12 इज इक्वल्स टू माइनस F21। ये वो फोर्स है जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ इस पॉइंट को इन्फिनिटी से लेकर यहाँ पर लाने का। इसको अगर आप इस तरीके से देखें कि अगर आपके पास कोई भी एक ये रूफ है और यहाँ से आपने कोई भी एक चीज़, लेट से एक ब्रिक लेके आप छत पे जाते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं कि ग्रेविटी के अगेंस्ट एक फोर्स लगा रहे हैं। वो फोर्स बेसिकली इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। तो वही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं कि एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस फोर्स के अगेंस्ट। ये फोर्स एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के तौर पे इसमें स्टोर हो जाएगी, और उस पोटेंशियल को हमने कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है कि हमने अगर वर्क डन कैलकुलेट करना है, यानी इस पॉइंट को, इस Q चार्ज को, Q2 को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक, यानी R तक, यानी अगर ये Q1 है और ये डिस्टेंस इनके R है, और ये फोर्स जो है वो F21 है, ठीक है। तो अगर मैंने इस चार्ज को इस पॉइंट तक लेके आना है, तो जो वर्क डन कैलकुलेट करना है उसको मैं बेसिकली इस तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूँ कि जो भी मेरी फोर्स होगी, यानी वर्क डन, वो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, और वो इक्वल होगा जो भी मैं इन्फिनिटी से या किसी रेफरेंस पॉइंट से मैं मूव करूँगा R तक, यानी मैं बेसिकली ये डिस्टेंस था R, और मैं इस Q2 चार्ज को
इन्फिनिटी से बेसिकली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें हमें पता है कि ये जो फोर्स है ये वैनिश होती है 1/r² पे। तो जब ये फोर्स ज़ीरो होगी उस पॉइंट से मैं Q2 चार्ज को लेकर आ रहा हूँ कहाँ तक, R तक। और हमने अभी ये एज्यूम किया है कि जो फोर्स ज़ीरो होती है वो इन्फिनिटी पे होती है। तो बेसिकली मैं F.dl कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। F हमें पता है कि इज इक्वल्स टू Q2, इसकी डायरेक्शन बेसिकली लेट्स से 4πε0, ये AR है डॉट AR, अगर ये कैपिटल R है DR प्लस A थीटा R प्लस R साइन ऑफ थीटा D फाई A फाई। तो जो डॉट प्रोडक्ट होगा इन्फिनिटी से R, और जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो सिर्फ इनके तरह बचेगा, यहाँ पे R² भी है। Q1 Q2 4πε0 R²। बेसिकली जो R है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे एक माइनस भी आ जाएगा, यहाँ पे एक माइनस भी आ जाएगा, और इन्फिनिटी R DR। तो इसको जब हम एवेलुएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Q1 Q2 4πε0 माइनस into माइनस R अपॉन इन्फिनिटी, और जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो हो जाएगा माइनस Q1 Q2 4πε0 माइनस 1/R minus 1/infinity, which is equals to Q1 Q2 4πε0। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल हो जाएगी Q1 Q2 4πε0, और यहाँ पे R भी हो जाएगा R के इक्वल। इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ। अभी हमने देखा है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो हमने निकाली है दैट इज इक्वल्स टू Q1 Q2 4πε0 R के इक्वल। और इसी तरीके से अगर मैं पोटेंशियल अगर इससे निकालूं तो हमें पता है कि पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो जो मेरे पास पोटेंशियल आ जाएगा वो इक्वल हो जाएगा Q1 4πε0 R, क्योंकि हमने बेसिकली वर्क डन को डिवाइड कर दिया है Q2 से, तो वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा पोटेंशियल के। तो हमारे पास जो पोटेंशियल है वो इक्वल हो रहा है Q/4πε0।
यहाँ पे एक चीज़ देखें कि जो पोटेंशियल बेसिकली रिड्यूस हो रहा है वो 1/r के रिस्पेक्ट से हो रहा है। और इन्फिनिटी हमने बेसिकली जो इन्फिनिटी की बात की थी कि हम एक चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं, तो जब आर इन्फिनिटी हो जाएगा तब हमारे पास पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा। यानी आर अगर इन्फिनिटी हो जाएगा तो पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा। और पोटेंशियल को यूजली जो वी से रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हम इस पोटेंशियल को के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, जब हमने बेसिकली ई फील्ड निकाल ली हुई है। अगर हमें ई फील्ड का पता है, यानी ई फील्ड हमें पता है, तो यानी हमने देखा था कि ई फील्ड इस केस में बन रही है 4/0 आर स्क्वायर और ए आर। अगर हमें ये हर जगह पे पता है तो हमें पोटेंशियल निकालने की क्या ज़रूरत है। तो बेसिकली बास केसेस में हमें ई फील्ड जो दी होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। तो उस केस में हम जो पोटेंशियल यूज़ करते हैं और फिर उससे पोटेंशियल से फर्दर हम ई फील्ड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि इस पूरे कोर्स में हमने ये बात की थी कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली यही देखते हैं कि अगर हमारे पास कुछ चार्जेस हैं यहाँ पे, उसका इफ़ेक्ट एक पॉइंट पे क्या होगा। तो अभी तक हमने यही देखा है कि तो इस रिजल्ट को हम दोबारा से देखते हैं कि अभी हमने बेसिकली ये देखा है कि हमारे पास जो वर्क डन है वो इक्वल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के। और वो हमने देखा था कि माइनस इन्फिनिटी टू एक स्पेसिफिक रेडियस आर तक, और जो फोर्स हम लेते हैं उस चार्ज को एक स्पेसिफिक पॉइंट तक लेके आने के लिए, और डी एल बेसिकली एक जो इन्फिनिटली स्मॉल जो डिफरेंशियल लेंथ है हमारी जिसके अक्रॉस यानी जो पाथ है वो डी एल को इंडिकेट कर रहा था। इसमें एफ जो है बेसिकली वो कॉलम ला से हमने लिया था, और ये इक्वल था बेसिकली जो F12 फोर्स है, यानी Q1 Q2 पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है 4/0 आर स्क्वायर ए ऑफ आर। और बेसिकली ये फोर्स इस डायरेक्शन में थी और हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक नेगेटिव लगा देते हैं। तो हमने ये कहा था जो पोटेंशियल है फर्दर वो इक्वल है जो भी हमारा वर्क डन है माइनस आर एफ डॉट डी एल डिवाइडेड बाय पर यूनिट चार्ज, जो भी हमारा यूनिट चार्ज है। अब एफ की वैल्यू हमने देखी थी कि हमारे पास ये है, तो जो पोटेंशियल इन द एंड हमारे पास आ जाता है वो हो जाता है Q1 4/0 और साथ ही यहाँ पे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन ए आर जो भी डायरेक्शन है डॉट डी एल के। तो ये हमने देखा था कि ये फर्दर ई फील्ड के भी इक्वल होती है। तो इस पोटेंशियल को हम बेसिकली इन्फिनिटी आर माइनस इसको हम ई फील्ड कहते हैं ई डॉट डी एल से भी इंडिकेट कर सकते हैं। और पोटेंशियल को बेसिकली वी से इंडिकेट करते हैं, तो जो हमारे पास वी आए वो इसके इक्वल हो जाता है।
अब ये पोटेंशियल बेसिकली जैसे हमने पहले कहा था कि बास केसेस में बेसिकली पोटेंशियल निकालने का फ़ायदा ये है कि बास केसेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, तो इस वजह से हम जो है पोटेंशियल यूज़